गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे बच्चों, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पढ़ लेते हैं। देखो भाई, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स का मुद्दा। सबसे लास्ट में यूनिकनेस ऑफ थ्योरम ऑफ यूनिकनेस मैंने पढ़ा था, या यूनिकनेस थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, या यूनिकनेस थ्योरम भी उसको बोलते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि भाई, अगर आपने देखो, कंडक्टर पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में। तो अगर आपने बाई हुक और बाई क्रोक और बाई सम फ्लूक कोई ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लिया है जिससे कि अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो क्या है, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल होगा। ऐसा और ऐसा सिर्फ एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो इसका कैसे यूज करते हैं अपन, समझना। देखो, पिछली क्लास में मैंने एक कंडक्टर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा था। अब देखो क्या है, और ऐसा ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके अंदर एक स्फेरिकल, ये कैविटी मैंने कुछ इस तरह की बना दी। या समझो कि कैविटी में कॉन्सेंट्रिक ही बना रहा हूं, ऐसी कैविटी मैंने बना दी। इस कैविटी के अंदर एक पार्टिकल रखता हूं जिसका चार्ज है Q। इस पार्टिकल को मैं कैविटी के सेंटर पे नहीं रखता, सेंटर से थोड़ा दूर रखता हूं। सेंटर पे नहीं रखता, सेंटर से थोड़ा दूर रखता हूं इस पार्टिकल, ठीक है। और इस स्फेयर को मैं कहता हूं, मान लो इसके पास टोटल चार्ज है कुछ स्मॉल Q।
और ये कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा स्फीयर है ये? कंडक्टिंग। अब देखो क्या है, कैसे कैसे चार्ज इंड्यूस होगा। अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज मैंने थोड़ा हट के रखा हुआ है, तो इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू होगा। क्या इतनी बात समझ में आ जाती है? अब अगला पॉइंट इसमें क्या बनता है कि इनर सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्म। इनर सरफेस का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली। ना, ये माइनस क्यू मतलब किधर, ऐसे इधर इंड्यूस होगा ये। ये जो इनर सरफेस पे चार्ज है, चार्ज ऑन इनर सरफेस will get distributed non uniform। क्यों नॉन यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई? भाई जाहिर सी बात है कि ये इस सरफेस का कुछ हिस्सा क्यू के पास है, कुछ हिस्सा दूर है। तो जो हिस्सा पास है वो उन उधर से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करे। ये इधर वाला पोर्शन पास है ना, इधर वाला पोर्शन पास है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करे। इधर वाला पोर्शन इससे क्यू से दूर है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेगा, तो इधर चार्ज डेंसिटी कम आएगी, इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी, टोटल चार्ज माइनस क्यू सेंटर पे होता तो बराबर बराबर अट्रैक्ट, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। आउटर सरफेस के चार्ज के बारे में क्या बोल सकते हो? द चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू ऑन आउटर सरफेस will get distributed। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा?
कुछ लोग कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली, कुछ लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म। सही आंसर इसका है यूनिफॉर्म। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक? देखो, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं अपन कि एक कंडक्टर मैं बनाता हूं और बहुत बड़ा कंडक्टर, कंसिडर अ वेरी लार्ज, ठीक है, और उस लार्ज कंडक्टर के अंदर उतनी ही छोटी सी कैविटी बना देता हूँ जितनी यहाँ पर। और वही चार्ज रख देता हूँ इसके अंदर। और इसको चार्ज मैंने कितना दिया है, स्मॉल क्यू चार्ज इसको दिया है। दिस इज कंडक्टिंग अभी चार्ज कैसे इंड्यूस होगा इसमें, इनर सरफेस पे माइनस कैपिटल, आउटर सरफेस पे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, सो द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर रिमेन्स स्मॉल क्यू, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन मैं अगर इस बाहर वाले चार्ज की वजह से देखूं तो कितना आएगा, what will be E at A due to Q plus Q। बहुत बड़ा ले लिया मैंने, ये बहुत बड़ा ले लिया, और चार्ज सिर्फ बाउंड्री पे, आउटर बाउंड्री पे। तो वो आउटर बाउंड्री पे जो चार्ज है, उस चार्ज पर ये जो ए पॉइंट मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। कई लोगों ने सही जवाब दिए हैं, आई हैव रिसीव्ड 5-6 करेक्ट आंसर्स। बाकी लोग भी जो जो भी फील करते हैं वो बता, गलत सही की परवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गलत सही की परवाह परीक्षा में करना, अभी परवाह नहीं है गलत। अभी तो जो मन कर रहा है वो। कई लोगों ने अभी तक जितने भी बताया सबने सही बताया, अच्छी बात है, जितनों ने भी बताया एवरीवन हैज स्टेटेड द करेक्ट आंसर करेक्ट। अच्छा, मैं लिखता हूँ, कितने लोग एग्री करते हैं, जिन्होंने जीरो लिख दिया था वो मत कहो, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया था वो इस आंसर को देखने के बाद कितने लोग एग्री करते हैं। Because I have considered the sphere to be very large and the charge is only on the capital Q plus small q charge is only on the outer surface, so that capital Q plus small q is very large distance from A, तो A पर वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। Also I also know that because this is a conductor, resultant electric field at A must also be zero,
that means E at A due to minus Q plus Q is equal to 0। मतलब ऐसे कई सारे पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे, उन सब पॉइंट्स पर क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कर देगा, 0 कर देगा कि नहीं, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट चार्ज जो कैविटी के अंदर रखा हुआ है उसकी जो सेंटर से दूर पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए इनर सरफेस पर एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है which is capable of making electric field zero at many such points। ऐसे कई सारे पॉइंट्स पर ये दोनों मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने में केपेबल हैं। ठीक है, यहां तक सब लोग राजी हैं। अब अपन पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं और साथ ही यूनिकनेस थ्योरम पे ध्यान रखनी है कि अगर हमने किसी तरीके से ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देगा, तो फिर वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अब इधर आ जाओ पेज नंबर 1। इस इनर सरफेस पर अब क्या करो, आप वैसा ही नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा दो, वैसा ही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का करा दो जैसा कि आपने वो इनफाइनाइट स्फीयर में करवाया था। तो उससे क्या होगा, ये कई सारे पॉइंट्स जो मैं कंसिडर करूंगा, इन पॉइंट्स सारे पॉइंट्स पर इस कैपिटल क्यू और इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और बाहर वाला जो Q प्लस क्यू चार्ज होगा उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। तो बाहर वाली सरफेस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि बाहर वाला चार्ज एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल जैसा हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस करता नहीं। आई बात समझ में? क्या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इन सारे पॉइंट पर E की वैल्यू 0 0 0 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, यही यूनिक सॉल्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, यही यूनिक सॉल्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा। इसका मतलब क्या है, इनर सरफेस पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली, है ना। देखो एक बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखना है, नोट दैट द चार्ज ऑन इनर सरफेस will get distributed non-uniformly in such a way that the charge on inner surface will get distributed non-uniformly in such a way that at all points outside the cavity, E due to the inner surface plus point charge inside cavity will become C। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई एरा गैरा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा
के अंदर रखे हुए पॉइंट चार्ज की वजह से और इनर सरफेस पे आए चार्ज की वजह से कैविटी के बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाकर के 0 होगा। सर वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म ही हो जाएगा ना, तभी जीरो होएगा ना बेटे क्या बोल रहा हूँ? सर? तो अगर अंदर वाला भी यूनिफॉर्म होगा तभी जीरो हो पाएगा ना, मतलब से तो देखते हैं। नहीं 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 नहीं, यही तो मैंने बताया कि यार यहाँ पे देखो ना, तुम इस बड़े वाले में क्या बताया था मैंने कि जब कैपिटल क्यू को मैंने सेंटर से कहीं और रखा था तब भी यहाँ पर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर सरफेस पे हो रहा था कि ये दोनों मिलाकर के इन सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किए हुए थे कि नहीं किए हुए थे? यस। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से चार इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? यस। वही बात है, वैसा ही हो। बोलो भाई, लॉजिक पकड़ में आया क्या? मुश्किल बात है, मतलब तसल्ली से सोचना पड़ेगा इसके बारे में, है ना? लेकिन सिर्फ दिस इज प्योर क्वालिटेटिव लॉजिक एंड यूनिकनेस थ्योरम, दोनों का मिला करके ये इस कंक्लूजन पे अपन पहुंच पाते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ए कोई पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस ए पॉइंट पर ई एट ए कोई हमसे पूछे तो वो कितना है? 0। कोई हमसे पूछे ई एट ए ड्यू टू आउटर सरफेस, ये कितना है? वो भी है। कोई हमसे पूछे ई एट ए ड्यू टू इनर सरफेस प्लस ई एट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये दोनों मिलाकर कितना है? ये दोनों मिलाकर भी कितना है? 0। ये बात समझ में आती है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें ध्यान में। और देखो, सर लास्ट पेज का कॉपी करना था। हाँ अभी मैं बताऊंगा। कोई ऐसी रैंडम शेप की कैविटी आ गई, कोई रैंडम शेप की स्फेयर है, उसके अंदर कोई रैंडम शेप की cavity, ठीक है। उसके सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, और इसको चार्ज दे दिया मैंने कैपिटल क्यू।
ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। इसकी आउटर सरफेस स्फेरिकल, स्फीयर लिखिए, कैविटी ऑफ इरेगुलर शेप। इसमें क्या होगा, इधर चार्ज कितना इंड्यूस होगा, क्या इसको माइनस क्यू बोल सकता हूँ, और बाहर वाले को क्यू प्लस क्यू बोल सकता हूँ क्या? क्या बाहर वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और अंदर वाला नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? बाहर वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर वाला नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, मान लो पूरे स्फीयर का सेंटर सी है, सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और हमें क्या करना है, सी से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। तो क्या आएगा बताओ, ए पॉइंट पर इंटेंसिटी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल। इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ के क्यू प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल को लिखता हूँ के क्यू प्लस क्यू बाई, बोलो भाई इस चीज में एग्री हो कि नहीं? सर हाँ बेटे। सर यहाँ पे आपने के इंटेंसिटी में के क्यू प्लस क्यू लिखा है, तो वो तो मतलब सर्फ ये स्पीयर के आउटर सरफेस की वजह से हो गया ना, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से भी अलग से लिखना पड़ेगा कि नहीं सर? पॉइंट चार्ज का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो इनर सरफेस कैंसिल कर देता। ओके सर। एट ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द कैविटी, ये दोनों एक दूसरे का वो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्मली ड्यूस्ड है। देखो वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है, इन सब जगहों पर जीरो करना। तो जब वो इन सब जगहों पर जीरो करने जाएगा तो क्या होगा, वो सिर्फ यहीं तक जीरो नहीं होगा, वो बाहर भी इनकी वजह से हर पॉइंट पर फिर जीरो ही हो जाए, है ना। वो ओके सर। इनफाइनाइट स्फीयर में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ना, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन लेगा वो इधर। यहाँ आ जाओ, ये दोनों मिलाकर के यहाँ पर जीरो कर रहे थे ना सब जगहों पर, तो वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी लेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? ये सर समझो। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो इनर कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है ना, इस चार्ज को तुम कैविटी के अंदर इधर उधर मूव करवाओ इसको इधर उधर कहीं भी ले जाओ। क्या बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आएगा? बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। वो जो इनर सरफेस है ना, इनर सरफेस का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। इनर सरफेस का चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि अंदर रखे हुए पॉइंट चार्ज और इनर सरफेस के चार्ज की वजह से बाहर हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय पर जीरो ही रहेगा। तो जो आउटर सरफेस पे जो स्फेरिकल सरफेस है उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए कि नॉन जीरो भी हो सकती है? एट पॉइंट इनसाइड द कैविटी what will be electric field? Should it be zero or can it be non-zero also? Non-zero हो सकती है ना, ना उसमें कोई ऐसे कैविटी के अंदर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि जीरो ही होनी चाहिए, इट कैन बी नॉन जीरो also.
ठीक है, तो ये यहाँ तक बात सबको समझ में। अच्छा, पिछले पेज नोट करने थे कुछ बच्चों को, कौन सा नोट करना था बेटा, ये पेज नंबर 2 या पेज नंबर 1? शायद पेज नंबर सर 1 ही नोट इसके करना, बाद हाँ हाँ इसमें ही ज्यादा। हाँ मतलब एक ही चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके लिए, फॉर अ गिवन पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पोजीशन इनर सरफेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करे। वो पॉइंट चार्ज को चेंज किया या उसकी पोजीशन को कैविटी में चेंज किया तो नया डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। लेकिन कैविटी बट अगर अंदर भी चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ 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 हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नॉन जीरो ही होगा, मैं कह रहा हूं कि जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई मतलब जरूरी नहीं कि जीरो ही होगा कि नॉन जीरो ही होगा, है ना। सर कई लोग पूछ रहे हैं, सर अंदर नॉन जीरो ही क्यों हुआ? भाई जीरो क्यों होगा? भाई नॉन जीरो तो समझ में आ रहा है क्या है। वो चार्ज है, कैविटी का शेप इरेगुलर है ना। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन जीरो आने के तो कई कारण है, नॉन जीरो आने के लिए कोई विशेष कारण बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। जीरो प्रूव करने के लिए कोई स्पेशल लॉजिक लगाना पड़ता, समझ रहे हो। तो नॉन जीरो तो आ ही सकता है, उसमें क्या मतलब, ऐसा कोई इस कंडक्टर में एक विशेष चीज होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नॉन जीरो का कोई विशेष कारण नहीं है। और क्योंकि जीरो होने का कोई विशेष कारण नहीं है तो इसलिए हमने कहा कि नॉन जीरो भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, यही तो, इसीलिए तो वो स्पेशल थ्योरम का यूज लेना पड़ा हमको कि भाई क्या है, वो कहता है कि यार आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक आध पॉइंट पे जीरो नहीं करना, इस चीज को समझो आप। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि यार ऐसा चार्ज पता करो कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ऐसा नहीं करना आपको। हमें क्या करना है, हमें कई सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाना है। तो कई सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाना है तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, मतलब कई सारे भी नहीं, कई सारे वुड बी नॉट बी द राइट टर्म। आई हैव टू मेक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो इसके कई सारे सॉल्यूशन नहीं आ सकते हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन आ सकता है। ये देखो, ये अपने आप में एक मैथ्स की थ्योरम है ना। इसका एक अलग रिगरस प्रूफ है, हम उस थ्योरम को बस अपने हिसाब के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। मान लो कि ऐसा होता है ना। काफी थोड़े से हाई लेवल मैथ्स की है, हाई लेवल मैथ्स मतलब एमएससी लेवल टाइप की है ना। तो लेकिन हाँ, ऐसी थ्योरम होती है, इनफैक्ट ऐसी दो थ्योरम होती है, थ्योरम ऑफ यूनिकनेस 1, थ्योरम ऑफ यूनिकनेस 2। और मैंने प्रूफ देखता हूँ मैं, लेकिन मैं ज्यादा समझ में नहीं आता है उसका प्रूफ, मैं भी ज्यादा दिमाग में लगाता हूँ। बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज करते हैं ये मुझे पता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और किसी का कुछ डाउट पेंडिंग है क्या? E due to Q outside sphere is zero। या मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कब कहा E due to Q outside sphere is zero? कहाँ लिखा मैंने? दोनों तीनों पेज में ढूंढ के बताओ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं लिखा। E due to small q outside the sphere is zero। जो एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, तुम्हारा तो पहली लाइन ही गलत है डाउट।
अगला डाउट क्या है सर, नॉन जीरो की वैल्यू बहुत कम होगी, नॉन जीरो की वैल्यू बहुत कम होगी, इसके बारे में भी बेटा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ज्यादा भी हो सकती है ना। तो अब आगे चलते हैं, है ना। फिर ये सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर एक कैविटी, कोई भी रैंडम शेप की कैविटी इसके अंदर। हमने कहा था भाई इस कैविटी में कुछ चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, तो यहाँ इंड्यूस होगा माइनस क्यू और यहाँ आ जाएगा क्यू प्लस क्यू, ये वाला यूनिफॉर्म होगा और ये वाला नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब मान लो हम क्या करते हैं कि ये जो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसके बाहर मैं एक चार्ज ले आता हूं क्यू डैश, इसके बाहर मैं एक चार्ज ले आया कितना, क्यू डैश। अब इस क्यू डैश का क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल दिस क्यू डैश चेंज। ये क्यू डैश पता है क्या करेगा, इस क्यू प्लस क्यू को अब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। बाहर चार्ज क्यू प्लस क्यू ही रहेगा, अंदर माइनस क्यू ही रहेगा, बस अब क्या फर्क हो जाएगा, अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं डालेगा, बस बाहर वाले चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। क्यों, कैसे, देखो ध्यान दो, फिर से तुम क्या करो, इसको इनफाइनाइट स्फीयर है ऐसा इमेजिन कर लो। कैसा इमेजिन कर लो, दिस इज एन इनफाइनाइट स्फीयर और उसके बाहर एक चार्ज क्यू डैश भी रखा हुआ, तो क्या होगा, और मैं इस कैविटी के आसपास के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट स्फीयर है, तो क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स पर इसका और इसका कंट्रीब्यूशन जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही बहुत दूर है, और ये दोनों मिलकर के भी इनको यहाँ पर जीरो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। और उसी तरह से वो पॉइंट्स जो कि सरफेस के पास में होंगे, वहां पर ये दोनों मिलाकर के जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर इन दोनों को ही खाली इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। अब जब छोटा स्फीयर आ गया, तो छोटा स्फीयर में क्या होगा, मान लो आपने पॉइंट ए कंसीडर किया है, तो हम लिख सकते हैं E at A ड्यू टू Q डैश प्लस E at A
ड्यू टू कैपिटल Q प्लस Q, ये मिला करके 0 हो जाएंगे, और E at A ड्यू टू स्मॉल q प्लस E at A ड्यू टू माइनस Q, ये दोनों मिला करके भी 0 बन। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती बच्चों? हम ऐसा लिख सकते हैं, पूरी कहानी अगर मैं लिखूं तो क्या है, द चार्ज Q dash will make the Q plus Q charge on outer surface of the sphere distribute non-uniformly such that E at all points inside the outer boundary due to Q dash and Q plus Q will be 0. इन सारे पॉइंट्स पर Q plus Q और Q dash का मिलाकर के कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ए पर ही नहीं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लिया, तो बी पर भी मैं यही दोनों इक्वेशंस, मतलब ये दोनों इक्वेशंस तो लिख सकता हूँ, ये वाली इक्वेशन तो लिख सकता हूँ, इवन एट बी आई कैन राइट दिस ऊपर वाला इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बी पर सेकंड इक्वेशन नहीं बोल सकते भाई, बी पर सेकंड इक्वेशन नहीं बोल सकते, बी पर सेकंड इक्वेशन नहीं बोल सकते। सेकंड इक्वेशन कैसे बोल सकते हैं बी पर बेटे? अभी तो मैंने बताया कैविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी हो सकता है, तो वो नॉन जीरो कौन प्रोड्यूस करेगा? ये दोनों मिलके ही नॉन जीरो। हाँ, क्यू डैश जो है वो स्फेयर पे चार्ज इंड्यूस करेगा, मतलब स्फेयर की आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस करेगा, है ना? और इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, क्यू डैश के जो पास वाला पार्ट है उस पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, या यूं कहें कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और उसकी जो दूर वाली सरफेस है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी उसका मैकेनिज्म वही है, लेकिन मैंने फाइनल रिजल्ट बता दी, मैंने तुम्हें क्या बता दिया, सीधे फाइनल रिजल्ट बता दिया। वो कैसे रहा है भाई, क्यू डैश को अफेक्ट कर। लेकिन एक बात और समझो कि क्यू डैश वो जो माइनस क्यू जो चार्ज है इनर कैविटी की इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? ये भी मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट दैट
Q dash will have no effect on distribution of माइनस क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यू डैश का कोई इफेक्ट नहीं। Note that Q will have no effect on distribution of ये बात समझ में आई भाई? इसी को बोलते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या है, Q डैश इस कैविटी के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अफेक्ट नहीं करेगा। कैविटी में अगर E नॉन जीरो था तो वो नॉन जीरो का नॉन जीरो ही रहेगा, जितना था उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि जब आप Q डैश लाओगे तो Q डैश का जो भी प्रभाव आ रहा होगा उस इफेक्ट को जो स्फेयर की आउटर सरफेस है उस पे चार्ज अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करवा कर रूल करके उस इफेक्ट को स्फेयर के अंदर नहीं जाने देगा, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब ये जो कंडक्टर है उसने क्या कर लिया, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसा नहीं है कि वो जीरो बना के रख रहा है, नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन उसको बाहर, कंडक्टर के बाहर आने वाले चेंजेस से उसको बचाव कर लेता है, उसको शील्ड कर लेता है। ठीक है, द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर शील्ड्स cavity from any changes taking place in the outside region of the sphere, and this phenomena is called as electrostatic shielding. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर आप डेफिनेशन वापस बोल सकते हो क्या, लिखना है? अरे डेफिनेशन, स्कूल में कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा तुमसे, मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूँ क्या हो। सुनो, मान लो क्या है, तुमने यहाँ पर Q डैश की जगह कुछ 100 Q डैश का चार्ज रख दिया, अचानक से बाहर चार्ज बढ़ा दिया तुमने, 1000 Q डैश चार्ज रख दिया, क्या होगा? कैविटी के अंदर अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E थी तो अभी भी E ही रहेगी। समझ रहे हैं? यस सर। Q डैश को तुम स्फेयर के पास ले जाओ, दूर ले जाओ, Q डैश के चार्ज को बढ़ा दो, 100 गुना कर दो, 1000 गुना कर दो, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी डेल्टा अमाउंट से भी चेंज नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आउटर सरफेस पर इस तरह से चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो Q डैश के पास वाली सरफेस है उस पर ऐसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि वो Q डैश के इफेक्ट को क्या कर देगा, बिल्कुल कैंसिल कर देगा, अंदर जाने नहीं देगा, है ना?
इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक केजिंग भी बोलते हैं, केजिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक केजिंग। एक मेटल का भारी बक्सा तुमने बना दिया, बिल्कुल मेटेलिक बक्सा बना दिया, भले ही वो हॉलो ही बक्सा क्यों ना बना दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो, देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, मान लो तुमने कोई ऐसा बक्सा तैयार कर दिया, मेटल का इस तरह का बक्सा तैयार, मेटेलिक, ये मेटेलिक, ठीक है। बाहर, अच्छा अंदर कुछ चार्ज रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है, अंदर है कुछ चार्ज, ये अंदर कुछ चार्ज, ठीक है। अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज मिलकर के प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाहर आप कितना भी चार्ज रखो, बाहर आप चार्ज क्यू रखोगे तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा, 10 क्यू रख दोगे तब भी ई ही रहेगा, 100 क्यू रख दोगे तब भी ई रहेगा, इसके साथ और 1000 क्यू रख दोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा। वो क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और वो अंदर इफेक्ट को ट्रांसफर नहीं होने देगा। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें एक बात समझो, आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये 100 क्यू चार्ज ने, इस 100 क्यू चार्ज ने मेटेलिक बॉक्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया क्या, तो इसका क्या आंसर होगा? यस। सिर्फ बाहर वाले 100 क्यू चार्ज की वजह से पूछ रहा हूँ, क्या उसने मेटेलिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसका क्या आंसर होगा, यस और इसका आंसर होगा यस। कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हुआ? अरे भाई 100 क्यू ने तो प्रोड्यूस किया, लेकिन लेकिन ये इधर जो चार्ज आया ना, इधर जो चार्ज आया, ये चार्ज ने उस 100 क्यू के इफेक्ट को कैंसिल किया, राइट। इस 100 क्यू का और आउटर सरफेस पे जो चार्ज आया उसका मिलाकर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, अकेले 100 क्यू का जीरो थोड़ी हुआ। क्या मैंने ऐसे लिखा है क्या कि बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? देखो, गो बैक, मैंने क्या लिखा है, ए पॉइंट पर किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखा है, क्यू डैश का और क्यू प्लस क्यू का। आगे देखो स्टेटमेंट भी क्या लिखा हुआ है, द चार्ज q dash will make the q plus q charge on outer surface of the sphere distribution non-uniformly such that e at all points inside the outer boundary due to q dash and q plus q will be zero। q dash और q plus q की वजह से मिलाकर के जीरो होगा, अकेले q dash की वजह से जीरो नहीं होगा भाई। बात समझ में आई बच्चों? ओके okay. अच्छा अब देखो इसमें क्या है,
कुछ सवाल अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन, बस आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। देखो क्या है, जैसे ये दो कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस है r, दूसरे की रेडियस है r/2। इस पे मान लो चार्ज है q और इस पे चार्ज है मान लो 3q। ठीक है, एंड sphere are spheres are at very large distances from each other. Spheres are at very large distances from each other. Find the charge flow through the wire and charge on these spheres when they are connected by a conducting wire। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और अभी इनके पास चार्ज है कितना, r रेडियस वाले के पास चार्ज है कैपिटल Q और r/2 रेडियस वाले के पास चार्ज है 3q। इनको हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो हमें बताना है कि कनेक्ट करने के बाद इनके पास कितना कितना चार्ज होगा और हमें पता लगाना है कि कितना चार्ज उस वायर में से फ्लो करे, कितना कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज वायर में से फ्लो करेगा, ये हमें पता
अब देखो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या होगा बेटे, चार्ज तब तक एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में फ्लो करता रहेगा, कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक कि देखो ये भी एक कंडक्टिंग वायर है ना, तो इसमें चार्ज फ्लो होना कब बंद करेगा, मतलब सब स्थिर स्थिति आ गई है, बिल्कुल शांत हो गया है, अब चार्ज इधर उधर नहीं जा रहा, उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जानी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कैसे होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है इसका मतलब यहां से वहां तक इंटीग्रल ई डॉट डी आर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको मैं स्फीयर ए कहूं, इसको बी कहूं, तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। स्फीयर ए और बी का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं होता तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। अब आर में से आर बाई टू में जाएगा कि आर बाई टू में से आर में जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। अगर आपको सॉल्व करने के हिसाब से देखना है तो आप मान लो कि इनके पास फाइनल चार्ज हो गया Q1 and Q2, let Q1 and Q2 be the final charges on A and B. अब देखो बिकॉज दे आर एट वेरी लार्ज सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर, क्या होगा, एक का चार्ज दूसरे के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना, मतलब Q1 अपने आप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, Q2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके साथ ही साथ जब आप इन दोनों का पोटेंशियल लिखने जाओगे तो ए के पोटेंशियल को बी का चार्ज इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो आपको स्फीयर ए का पोटेंशियल लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट इट एज इक्वल टू KQ1/R। Q2 की वजह से पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम होती तो मुझे क्या करना पड़ता, Q1 का पोटेंशियल Q2 की वजह से भी लिखना पड़ता और स्थिति बहुत खराब हो जाती। क्यों, क्योंकि ना सिर्फ पोटेंशियल लिखना पड़ता बल्कि वो एक दूसरे के चार्ज को भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा देते, तो पोटेंशियल लिख भी नहीं पाते। अभी बड़ी आसान हो गया, KQ1/R, ए का पोटेंशियल लिखना है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए का पोटेंशियल सिर्फ उसके खुद के चार्ज की वजह से होगा क्योंकि दूसरा वाला तो बहुत दूर है। उसी तरह से बी की बारी आई तो बी का पोटेंशियल भी सिर्फ उसके खुद के चार्ज की वजह से ही होगा क्योंकि ए तो उससे बहुत दूर है। ये इक्वेशन बन जाएगी, K/R से K/R कैंसिल हो गया, तो Q1 बराबर आ जाएगा किसके, 2Q2 के, यानी ये एक इक्वेशन तो आपके पास ये है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कि दूसरी इक्वेशन ऐसे बनाएंगे कि टोटल इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। टोटल इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, Q + 3Q, और टोटल फाइनल चार्ज क्या है, Q1 प्लस, तो Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4Q के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर, Q1 को 2Q2 रख दो तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4Q/3, और Q2 4Q/3 आ गया तो 4Q में से 4Q/3 सबट्रैक्ट कर दो तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 8Q/, ये फाइनल चार्जेस इनके ऊपर आ जाएंगे। अब देखो चार्ज कहां से कहां फ्लो किया, ए से बी में या बी से ए में, बड़े वाले स्फीयर का चार्ज बढ़ गया, पहले बड़े वाले स्फीयर का चार्ज कैपिटल Q था और अब हो गया 8Q/3, तो ऑफ कोर्स चार्ज उसका बढ़ गया,
तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम P टू A, और वो कितना फ्लो किया है ए वाले स्फेयर का, अभी चार्ज हो गया है 8Q/3 और पहले था Q, तो ये वैल्यू आ गई है 5Q। 8Q/3 माइनस 2 वो कितना आ गया है 5Q/3 के बराबर का है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? सर आपने पोटेंशियल किस पॉइंट का लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया मैंने। E.dr फ्रॉम B टू A मैंने किया तो क्या मिल गया, VA माइनस VB मिल जाता है ना, माइनस E.dr फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, उसको जीरो कर दिया, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू B। अच्छा, पोटेंशियल किस पॉइंट पे लिखा? देखो कंडक्टर तो इक्वी पोटेंशियल बॉडी होते हैं ना, तो कहीं भी लिख दो तुम, इसके तो हर, इस कंडक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है ना, और उस कंडक्टर का भी हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। इनफैक्ट वायर से कनेक्ट करने के बाद तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ही एक सिंगल कंडक्टर बन गया, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल ही बराबर है इसके। ये फ्लो कैसे आया? देखो ए के पास कनेक्ट करने से पहले कितना चार्ज था, क्यू था कि नहीं था, और कनेक्ट करने के बाद कितना हो गया, कनेक्ट करने के बाद हो गया 8Q/3, तो Q था 8Q/3 आ गया, तो कहीं से आना चाहिए ना भाई साहब, है? तो ऐसे तो निकाल लिया, घटा के आ गया, कैसे फ्लो आया? ये कौन पूछ रहा था ये फ्लो कैसे आया सर, चार्ज फ्लो कैसे आया? आगे समझ में? सर Q2 में भी तो चार्ज बढ़ा है ना, क्योंकि 4/3 हो गया ना पहले से। पहले कितना था Q2 का चार्ज, B का चार्ज नहीं कितना नहीं था नहीं, पहले, कम हो गया सर, बराबर। है? दोनों का कैसे बढ़ेगा मेरे बेटे? सर नहीं तो नहीं, वो थोड़ा कौन आके बांट फ्लक्चुएट। रहा है इनको चार्ज, समझा? भाई हाँ सर। एक का जितना कम होगा दूसरे का उतना बढ़ेगा, है ना, एक में से दूसरे में ही तो जा रहा है चार्ज। जो हमने Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल लिखा, इसका मतलब यही तो है, टोटल चार्ज इनिशियल इक्वल टू टोटल चार्ज फाइनल, यानी ऑफकोर्स एक का कम हुआ तो दूसरे का उतना ही बढ़ा। ये बात समझ में आई बेटे? सर वायर के अंदर रह सकता है क्या चार्ज? क्या वायर के अंदर चार्ज है? रह सकता है क्या, मतलब तो वायर से नहीं कोई, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकता, क्यों वायर के अंदर क्यों रहेगा? मतलब है तो सर वो बॉडी ना। नहीं, वायर के अंदर नहीं रहेगा ना यार, वायर के अंदर तुम गॉस लॉ लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो चार्ज वायर के अंदर नहीं रहेगा। अच्छा, इसी सवाल में कोई हमसे पूछ ले कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू द कनेक्टिंग ऑफ द टू स्फीयर्स। Heat produced due to connecting of the two spheres. गलत, एकदम गलत। एक बच्चे ने जीरो जवाब दे दिया। बेटे जीरो बिल्कुल नहीं होगा, जीरो जवाब का मतलब ऐसा है कि तुम बिल्कुल फिजिक्स समझ नहीं पा रहे हो।
बिल्कुल फील ही नहीं आता। अरे भाई देखो, हमेशा ऐसे समझो कि चार्ज हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी फ्लो किया होगा, तो सिस्टम की एनर्जी डेफिनेटली कम हुई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम की एनर्जी सेम। हीट प्रोड्यूस जीरो का मतलब क्या बोल रहे हो तुम, समझ रहे हो? हीट प्रोड्यूस जीरो का मतलब तुम बोल रहे हो कि सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। अगर कोई चेंज आया ही नहीं तो चार्ज को फ्लो क्यों करना पड़ा भैया? चार्ज फ्लो किया है, और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है अपने आप। अगर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सिस्टम की एनर्जी में चेंज आना चाहिए। देखो, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखो क्या? काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो इनिशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम देखते हैं क्या है भाई। इनके आपस की इंटरेक्शन की एनर्जी तो जीरो है क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, लेकिन सेल्फ एनर्जी तो है ना इनकी। तो पहले वाले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। सॉलिड है लेकिन फॉर्मूला हॉलो का ही लगाऊंगा। क्यों हॉलो का क्यों लगाऊंगा पता है ना? क्योंकि कंडक्टर है, चार्ज सिर्फ कहाँ पे रहेगा? सरफेस पर। के क्यू स्क्वायर बाई 2r ये आ गया, प्लस 9 के क्यू स्क्वायर बाई r। तो ये एलसीएम आ गया 2r के क्यू स्क्वायर प्लस 18 के क्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 19 के क्यू स्क्वायर बाई। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इतनी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा? वो आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि कम ही हुई होगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियली चार्ज फ्लो होता है। कैसे आ गई फाइनल एनर्जी? देखो, Q1 की वैल्यू आ गई 8Q/3, तो K 8Q/3 का होल स्क्वायर बाई 2r, प्लस Q2 की वैल्यू आ जाएगी K 4Q/3 का होल स्क्वायर बाई। तो कितना हो जाएगा ये? 64 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18r प्लस 16 KQ स्क्वायर बाई 9। इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये 9 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। 32 प्लस 16 यानी 48 KQ स्क्वायर बाई 9। अब देखो ये तो क्या है, ये तो 9.5 KQ स्क्वायर बाई r लिखा हुआ है, और ये 5.4 KQ स्क्वायर बाई r लिखा हुआ है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुई। हीट प्रोड्यूस्ड को क्या लिखोगे आप? जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस हुआ है सिस्टम के, उसी को हीट मान लिया जाता है।
ये बात समझ में आती है? सर हाँ बेटा, सर और इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते एक पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता जाएगा ना बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए वो वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना तुम? शुरू में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस भले ही जीरो हो गया, लेकिन आप इस प्रोसेस को ऐसे इमेजिन करो कि dq चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो फिर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले था उससे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर अगला dq ट्रांसफर होगा तो और कम हो जाएगा, फिर अगला dq ट्रांसफर होगा तो और कम हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे करना था तो इंटीग्रल dq इंटू वी करना चाहिए था, बट दैट विल बी अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो इस वजह से क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो पूरा का पूरा चार्ज सेम पोटेंशियल पे थोड़ी ट्रांसफर हुआ है। ये बात समझ में आ रही है बेटे? हैं। तो इसलिए आपको ऐसे करना चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लिया मैंने, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो हीट प्रोड्यूस में ही जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में तो कोई, मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं। क्या ये बात समझ में आती है बच्चे? अच्छा, इसमें देखो एक तरीके के सवाल और भी बनते हैं। मान लो हमें कहा जाए कि सर हाँ, सर लेक्चर है। अभी लेक्चर है क्या, किसका? हाँ इसका मैथ्स का। अच्छा बस एक चीज सुनते जाओ तुम। मान लो इसका चार्ज है 2q, इसका चार्ज है q, और ये दोनों क्या हैं, लार्ज मेटेलिक प्लेट्स। तो चार्ज इनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो भी इन दोनों का टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज कितना है 3q, उसका आधा आउटर सरफेसेस पे आ जाता है, और जो इनर सरफेस है उस पर क्या होता है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। तो ये वाला चार्ज जैसे हो गया 3q/2, तो इधर आएगा -q/2, और इधर आएगा q/, सर दोनों अपोजिट, आइडेंटिकल हो गए तो ही ना। आइडेंटिकल, यस, अपोजिट फेसेस पर चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, और आउटर मोस्ट फेसेस जो होंगे will acquire charge of same magnitude and same signs।
ये इस रूल के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसका लॉजिक वहीं से आता है कि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है और वो इसी तरह से जीरो हो सकता है और किसी तरीके से जीरो हो नहीं सकता। देखो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, अब इन दोनों ने मिला करके यहाँ पर जीरो प्रोड्यूस कर दिया और इसका जो भी इफेक्ट आया वो इस वाले ने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन कर लेंगे हम। एक्चुअली इसमें इतने सारे तरह के क्वेश्चंस हैं। खैर कुछ क्वेश्चंस हमें शीट डिस्कशन के समय भी करेंगे, हालांकि ये पैरेलल वाला तो अलग से करेंगे ही सही। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जो इसका अंतिम सेक्शन है यानी सेक्शन जे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, उसको अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बाय सर, थैंक यू सर। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाय। Yes, chapter is over. Couple of examples remain. कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं अभी, आप मान सकते हो 15-20 मिनट का बाकी।